हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल हब। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को स्टार्ट किया था और जो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम था उसके बारे में हमने काफ़ी सारी बातें की। जैसे एक नॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम में U1, U2, U3 तीन एक्सिस होते हैं, तीन कोऑर्डिनेट्स होते हैं। उसी तरीके से इसके अंदर जो तीन कोऑर्डिनेट होते हैं जिनकी हेल्प से हम लोग पोजीशन पता करते हैं उनको बोलते हैं आर, थीटा और फाई। और आर, थीटा, फाई क्या होते हैं इनके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आर तो होता है ये, जैसे पी पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट्स पता करने तो आर, थीटा, फाई से लिख सकते हैं, आर कोमा थीटा कोमा फाई। ये आर जो होता है वो जीरो, ये ओरिजिन से इसका जो डायरेक्ट हम लोग एक मान लो यहाँ से डायरेक्ट मिला देते हैं, उस वो जो पोजीशन वेक्टर होता है वो होता है। थीटा होता है ये आर वेक्टर, इसके साथ में जेड एक्सिस के साथ में जो एंगल बनाता है वो होता है थीटा। और फाई ये जो प्लेन है, ये फाई एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल बनाता है दैट इज नोन एज फाई, इसको हम लोग फाई बोल देते हैं। ठीक है। उसके बाद में हमने काफी सारी चीजें और बात की थी कि आर की डायरेक्शन में आर कैप हो जाएगा। थीटा ऐसे बढ़ रहा है तो थीटा किसी भी पॉइंट पे, अगर इस पॉइंट पे बात करो थीटा ऐसे बढ़ रहा है तो थीटा कैप की डायरेक्शन ये हो जाएगी फाई कैप इस डायरेक्शन में, तो फाई कैप इस डायरेक्शन, और तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं, इसीलिए इसको ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं हम लोग। आगे बात करें तो हम लोगों ने आर, थीटा और फाई की रेंज लिखी थी। वो रेंज भी हो गया था कि आर का मिनिमम वैल्यू रेडियस मिनिमम 0 हो सकता है, मैक्सिमम इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो रेंज इज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। थीटा की रेंज की बात करी थी तो 0 टू पाई हो गया था, और फाई की रेंज 0 टू 2 पाई हो गया था। क्लियर? ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। अभी देखो इस डायग्राम के बारे में मैं बात करूंगा थोड़ी बहुत, और ये डायग्राम के बारे में और बात करते हैं हम लोग। इस डायग्राम को मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, चलिए। हाँ, कॉपी कर लेते हैं हम लोग इसको, आगे चलते हैं। देखिए आपके पास तो लिखा हुआ है ना, तो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक्स, वाई एंड जेड, ठीक है। अब देखिए क्या है, ये आर है, ये जेड एक्सिस है ना, ये परपेंडिकुलर है, ये लंबवत है, हमेशा ध्यान रखना। मैंने बोला था हमने परपेंडिकुलर डाला। अरे जैसे गेट होता है, गेट भी तो ये परपेंडिकुलर ही होता है। गेट जो बना होता है, गेट का ये जो हिस्सा होता है ये इसके साथ में 90 डिग्री पर ही होता है। ये दिखने में 2D में दिख रहा है ऐसा, 3D में वैसे आप विजुलाइज करोगे दिखेगा तो आपको वैसे पता चलेगा कि ये परपेंडिकुलर होता है। और हम लोग इसको बना रहे थे PQOR, ठीक है। तो ये जो ट्राइंगल देखो OPQ, त्रिभुज OPQ से बाई ट्राइंगल OPQ ट्राइंगल में ऐसा है। वैसे इसको मैं थोड़ा सीधा बना दूं तो ये ऐसा है, OP एंड Q, ये 90 डिग्री ऐसा है एक्चुअल में। ये जो लाइन है ये R है, ठीक है, ये थीटा है। तो ये R का cos थीटा वाला कंपोनेंट हो गया ना, ये R का cos थीटा वाला कंपोनेंट हो गया। तो ये क्या है, R cos थीटा, ये R का cos थीटा वाला पार्ट है, तो ये है R cos थीटा। और वैसे देखा जाए तो ये क्या है, Z है ना, इसका मतलब अपने को Z जो मिला वो क्या मिला, R cos थीटा। कोई प्रॉब्लम? सिंपल सी बात है। यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से जो भी पता चला भी बताऊंगा। अभी ये ध्यान रखो कि Z इक्वल टू R cos थीटा है, ठीक है। अभी X एंड Y की बात करते हैं। देखिए ये X एक्सिस है ना, इधर X चल रहा है, ये इतना Y है, ये X है। अब ये R है, ठीक है, ये थीटा बना रहा है। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो ये R cos थीटा, और ये वाला जो होगा, ये वाला लाइन, ये क्या होगा, R sin थीटा नहीं होगा क्या? अरे ये जो प्लेन है ना, ये प्लेन में ऐसे बना रहा हूं, इस प्लेन को थोड़ा सीधा करके बना दूं तो ऐसा है, ये O है, ये P है, ये Q है, ये R है, ये थीटा है, ये R है। तो इसका इधर बन गया R cos थीटा, और ये हो गया R sin थीटा। ऐसा नहीं हुआ क्या? अरे ये बात समझ में नहीं आ रही क्या? ये R cos थीटा है, ये इधर वाला R sin थीटा, इसके साथ जो एंगल, इसके साथ एंगल बना रहा है तो ये R cos थीटा हो गया, ये R sin थीटा हो गया। तो ये इस प्लेन के अंदर ये R cos थीटा हो गया, और ये लाइन जो है वो R sin थीटा होगी, क्योंकि ये जो लाइन है वो ये है OR। लोगों के दिमाग में ये चलता है कि ये जो लाइन है वो तो ये है, ये वाइट वाली, बट ये नहीं है, ये है, क्योंकि प्लेन के ये R है वो इस प्लेन के अंदर है। तो R sin थीटा हो गया ये लाइन, ठीक है। ये यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है वो कितनी है, R sin थीटा। क्लियर है ना?
ये लेंथ मिल गई अपने को आर साइन थीटा। आर साइन थीटा को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, जैसे आर साइन थीटा को छोटा सा लिख लो कुछ फॉर्म में। आप इसको लिख लो, क्या लिख सकते हो आप इसको, आप इसको लेमडा लिख लो, लेमडा लिख लो। लेमडा क्या माना मैंने, आर साइन थीटा, आर स्मॉल आर साइन थीटा। अब देखो ये लेमडा है, इस ट्राइंगल में देख लो, इधर जो नीचे वाला ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के अंदर देखो ये लेमडा है, तो ये लेमडा का कोस थीटा वाला पार्ट नहीं आ गया क्या? अरे ये लेमडा है, ये 90 डिग्री है यहाँ पे, इधर भी ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है यहाँ पे। इस ट्राइंगल के अंदर देखो, इस ट्राइंगल में लेमडा है, इसके साथ में एंगल बना रहा है, तो ये लेमडा कॉस वाला आ जाएगा इधर, और इसके साथ में नहीं बना रहा तो लेमडा साइन वाला आ जाएगा इधर। मतलब मैं इसका अगर मैं बनाऊं तो, एक सेकेंड, अभी कुछ छापना नहीं है, पहले समझ लो। ये जो है इसको थोड़ा सा हमने 3 डायमेंशन में बना रखा, लेकिन 2 डायमेंशन में बनाऊं तो ये इस तरीके से दिखेगा आपको। ये ओ पॉइंट है, ये जैसे इस पॉइंट को मान लो आप ए पॉइंट, इसको बी पॉइंट मान लो, तो ये ए पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद में ये जो है एक ये आयत है, एक रेक्टेंगल है इस तरीके से, ठीक है। तो ये ओ ए, ये आर है, ये है बी, और ये है लेमडा जो कि क्या है एक्चुअल में आर साइन थीटा। ये इसके साथ में फाई एंगल बना रहा। अब देखिए ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है ना। तो इस ट्राइंगल में अगर ये लेमडा है तो ये कर्ण हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, तो ये एक बेस हो गया, तो लेमडा कॉस थीटा, ये लेमडा कॉस थीटा, और ये क्या आ गया लेमडा साइन थीटा। अरे इतना पता करना आता है ना। ये लेमडा का इधर कंपोनेंट जिसके साथ एंगल बनाता है उसके साथ कॉस थीटा का कंपोनेंट आता है, जिसके साथ नहीं बनाता उसके साथ साइन थीटा का आता है। ये लेमडा साइन थीटा का मतलब होगा, लेमडा का वैल्यू रख दो तो ये आर साइन थीटा, सॉरी, ये थीटा नहीं है, एंगल फाई है, तो यहाँ पे फाई आएगा एंगल, ये क्या आएगा फाई, लेमडा कॉस फाई और लेमडा साइन फाई, ठीक है। अब अगर मैं लेमडा का वैल्यू पुट कर दूं तो ये आएगा आर साइन थीटा साइन फाई, और यहाँ पे आर साइन थीटा कॉस फाई। ये चीज समझ आती है ना। ये सारी जो मैंने ये जो छोटे छोटे डायग्राम्स बनाए ना, ये इसी में से बनाए। तो अगर आप चाहो तो आप लिख सकते हो इस ज्योमेट्री को, मतलब ये ज्योमेट्री की हेल्प से। अगर नहीं चाहो तो इनका लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट ये आपको रिलेशन पता करने के लिए ये डायरेक्ट डायग्राम से आप देख सकते हो। मतलब आप जिस लेवल पे हो ना उसमें ये छोटे छोटे बना के समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ आ जाए। तो आप चाहो तो एग्जाम में ये नहीं लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि डायरेक्ट इससे देख के लिख सकते हो। लेकिन फिर किसी को अगर लिखना है तो ये लिख सकते हो। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ज्यामिति से बाय ज्योमेट्री, ज्योमेट्री से आपने क्या किया। देखो मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए ए और बी, तो आप चाहो तो उसके अंदर ज्योमेट्री में, क्योंकि आपने तो दोबारा तो बनाना नहीं, पहले ही बना लिया डायग्राम, तो ए बी ये चीज़ें ना उसमें डिनोट कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने लेमडा लिखा तो लेमडा आर साइन थीटा लिखा ताकि सिंपल तरीके से लिख सके, फिर उससे उसका कोई मतलब नहीं है। वैसे ये पॉज करके कॉपी कर लेना, ये तो बना हुआ है, ये दोनों चीज़ें बना लेना वैसे बनाना चाहो तो यहाँ से मुझे क्या पता चला, ये जो है लेमडा कॉस फाई मिला, ओ बी लेमडा कॉस फाई जो कि क्या है एक्स एक्सिस है, और लेमडा साइन फाई ओ ए मिला, ये मतलब वाई है। तो यहाँ से ज्योमेट्री से अपने को ये मिला कि जो ओ बी है, ओ बी मतलब एक्स एक्सिस क्या मिला अपने को लेमडा कॉस फाई, और लेमडा माना मैंने आर साइन थीटा को, तो आर साइन थीटा कॉस फाई, आर साइन थीटा कॉस फाई। और वाई जो मिला है, वाई क्या मिला है, वाई मिला है ये लेमडा साइन फाई, लेमडा आर साइन थीटा, तो ये मिला आर साइन थीटा साइन फाई, ये मिल गया। तो ये देखो 3 रिलेशन मिल गए। एक अपने पास में था ये जेड वाला, जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा, ये इस ट्राइंगल से मिल गया था जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा, तो जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा ये पहले मिल गया था अपने को। ये क्या चीज शो करता है, ये तीनों है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और आर थीटा फाई इधर वाले हैं स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के आपस में कोऑर्डिनेट्स में रिलेशन सेटअप करते हैं कि अगर मान लो आपको आर थीटा फाई पता हो तो एक्स वाई जेड कैलकुलेट कर सको, और एक्स वाई जेड पता हो तो आर थीटा फाई कैलकुलेट कर सके। इसकी हेल्प से हम लोग ये चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलो ये कहानी समझ आती है मुझको यहां तक। आगे बात करें। अब हम लोग H1, H2, H3 उनके बारे में बात करेंगे।
ये जो मैंने अभी बताया ये तो कुछ नहीं है, इस ज्योमेट्री को ही लिखा मैंने। ज्योमेट्री को बस ठीक से विजुलाइज करने की ज़रूरत है। सही तरीके से अगर आप सोच पाओगे तो ये बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैंने बना दिए हैं ताकि समझ आ जाए। आगे बात करते हैं हम लोग। अगर आगे बात करें तो क्या बात करें, मतलब क्या है देखो, रेखा अल्पांश लाइन एलिमेंट। देखो लाइन एलिमेंट क्या होता है, लाइन एलिमेंट होता है dl वेक्टर लिखते हैं, अल्पांश मतलब अल्प विस्थापन, छोटा सा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, और इसको हम लोग लिखते हैं h1 du1 e1 कैप, h2 du2 e2 कैप, h3 du3 e3 कैप। ठीक है, ये तो जनरल कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आ गया। ये चीज़ हम लोग कैलकुलेट करेंगे किसमें, स्पेरिकल में, गोलीय निर्देश तंत्र में। वो ऐसे आती है, गोलीय निर्देश तंत्र में स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन दिस स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम ये जो आता है वो ऐसे आता है, dr r कैप प्लस r d थीटा थीटा कैप प्लस r साइन थीटा फाई कैप। ये ऐसे आता है। ये आता कैसे, अभी इसके बारे में थोड़ी बाद में करूंगा इसके बाद। अभी पहले ये समझ लीजिए कि ये इस तरीके से आता है, जैसे वो होता है ना dx i कैप प्लस dy z कैप प्लस dz k कैप। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ऐसे आता है, और स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये इस तरीके से आता है। ये आता कैसे है ये भी बताऊंगा, लेकिन पहले ये इतनी कहानी समझ लो। ठीक है, अभी देखना क्या है सीन। इसको इक्वेशन नंबर, अभी कुछ इक्वेशन नंबर लिखा है क्या हमने, कुछ नहीं लिखा क्या, कुछ नहीं लिखा, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 और 2 कर देते हैं। अब आगे की कहानी आपको सबको पता है क्या होने वाली है। जैसे पहले किया था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, सेम उसी तरीके से कंपैरिजन करके करेंगे, तुलना करेंगे। तो समीकरण 1 और 2 का कंपैरिजन कर देते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 और 2। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, 2 की तुलना करने पर कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 को कंपेयर करें तो देखो E1 कैप की जगह आ गया R कैप, DU1 की जगह DR, H1 की जगह क्या है यहाँ पे एक्चुअल में 1 है, तो H1 की जगह क्या है 1, तो H1 का वैल्यू मिल गया आपके पास में 1। यहां से कंपेयर करो, E2 कैप की जगह आ गया थीटा कैप, DU2 तो D थीटा, H2 क्या है R है, H2 है R। इसी तरीके से इसको कंपेयर करेंगे तो E3 कैप फाई कैप हो गया, DU3, एक सेकेंड, इसको मैंने ठीक से नहीं लिखा, इसको ठीक से लिखते हैं, इसको ठीक से लिखते हैं। ये मिस्टेक हो गया भैया, ये मिस्टेक मत करना, मतलब ये मेन इक्वेशन है तो इसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ये D फाई कैप, ये इक्वेशन नंबर 2 करेक्ट कर लेना इसको। तो यहाँ से फाई कैप E3 कैप D फाई, ये DU3, और ये जो बचा ये H3 आ गया, तो दिस इज H3 R साइन थीटा। तीनों चीजें मिल गई। अब तो कहानी बची कहाँ है, H1 पता है, H2 पता है, H3 पता है, U1 की जगह पे R है, U2 की जगह पे थीटा है, U3 की जगह पे फाई है। तो अब तो आपके पास में डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट, कर्ल, लाप्लासियन, वो सबके फॉर्मूले में बस H1 H2 H3 U1 U2 U3 इन सब के वैल्यू पुट करने हैं। तीनों के वैल्यू पता है, उन तीनों को भी वैल्यू पता है। अब तो कुछ बचा ही नहीं है। एक बार मैं टाइम देख लूँ फिर हम लोग उसको लिखते हैं। 15 मिनट अपने पास में, तो देखिए करें उसके बाद, चलो उसकी बात करेंगे। लेकिन मैं जो बता रहा था, मैं ये बता रहा था कि ये इक्वेशन कैसे आई उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए मैंने क्या इक्वेशन लिखी,
मैंने ये इक्वेशन लिखी ऐसे, ये इक्वेशन देखो ऐसे लिखा मैंने ना। एक्चुअल में पहले इस चीज़ को समझो आप कि डी एल वैक्टर जो होता है हम लोग लिखते हैं कि डी एक्स आई के प्लस डी वाई जे के प्लस डी जेड के कैप। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि एक पार्टिकल है, वो एक पॉइंट पे था पी से वो दूसरी जगह पे चला गया मान लो, तो पी से दूसरी जगह पे चला गया तो उसके एक्स कोऑर्डिनेट में भी कुछ चेंज हुआ है, उसको डी एक्स बोल देते हैं। वाई डायरेक्शन में भी कुछ चेंज हुआ है तो वो डी वाई बोल देते हैं, और जेड कोऑर्डिनेट में जो चेंज हुआ उसको डी जेड बोल देते हैं। ऐसा ही करते हैं। अब चीज को समझना, यहां पर हम लोग जो मैं ये जो चीज बोल रहा हूं कि क्या किस कोऑर्डिनेट में चेंज हुआ तो इससे क्या होगा, तो इसमें ऐसा देखो, ये पॉइंट है पी, ये है ऐसे है, ये आर है, ये आर कैप की डायरेक्शन ये है ना। तो अगर ये यहां से मान लो आर की डायरेक्शन में आगे बढ़ता है, आर की डायरेक्शन में चेंज कैसे होता है, ये मान लो यहां से यहां आ गया तो इतना चेंज हो गया, आर में चेंज हुआ, इसको बोल देते हैं डी आर। इतना आर कैप वाली डायरेक्शन में कितना चेंज हुआ, डी आर, डी आर चेंज हुआ और आर कैप डायरेक्शन में, ये पहला टर्म आ गया। फिर थीटा कैप वाली डायरेक्शन में देखना कितना चेंज होता है। थीटा कैप वाली डायरेक्शन में, थीटा कैप की डायरेक्शन कौन सी है, थीटा कैप की डायरेक्शन है ये, ऐसे बताया था मैंने, देखो थीटा कैप की डायरेक्शन कहां बताई थी मैंने, थीटा कैप ये इधर, थीटा बढ़ रहा है ना ये ऐसे, जैसे इस पॉइंट पे बात करूं तो इधर हो गया, इधर इधर इधर, थीटा कैप ऐसे से चलता जाएगा, तो थीटा कैप इधर बढ़ रहा है ना। तो थीटा कैप की अगर मैं बात करूं तो यहां से देखना आप, जैसे मान लो, क्या मानोगे आप ये मान लो कि ये यहां पे था पार्टिकल, अब पार्टिकल पहुंच गया यहां पे, तो थीटा कैप की डायरेक्शन में घूम रहा है ये ऐसे ऐसे, ये एक तरीके से चाप बन जाता है, आर्क बन रहा है ये। तो पहले यहाँ पे था पॉइंट, यहाँ पे आ गया, तो ये ऐसे बन गया। एंगल जैसे पहले थीटा था, अब कुछ चेंज होकर डी थीटा एंगल चेंज हुआ, मतलब पहले यहाँ पे था अब पहुँच गया यहाँ पे, तो ये कितना चेंज, ये कितना एंगल कवर किया इसने, डी थीटा, ये डी थीटा एंगल कवर कर लिया। और ये जो ये त्रिज्या है, रेडियस है, वो तो आर ही है, एंगल कितना हुआ डी थीटा, रेडियस कितनी आर, तो ये जो आर्क है, आर्क चाप या जो आर्क है वो कौन सी डायरेक्शन में, थीटा कैप डायरेक्शन में है। तो ये ऐसे बनाइए, ये थीटा कैप की जो डायरेक्शन है वो एक्चुअल में यही डायरेक्शन है थीटा कैप की, ये आर है, ये डी थीटा है, तो ये क्या हो गया, आर डी थीटा नहीं होता क्या। अरे चाप बटा त्रिज्या एंगल के बराबर होता, आर्क अपॉन रेडियस क्या होता है, एंगल के बराबर होता है। तो ये तो आर्क है, ये रेडियस है, ये एंगल है, तो यहां से ये आर, ये डी थीटा, तो आर डी थीटा किसके बराबर आ गया, आर डी थीटा हो गया, ये चाप के बराबर हो गया, आर्क के बराबर। तो थीटा कैप में कितना चेंज आया, आर डी थीटा का, तो थीटा कैप में जो चेंज आया थीटा कैप में वो आया आर डी थीटा। ये फाई की बात करें हम, फाई की, फाई में इसमें, तो फाई में जो चेंज होगा वो ऐसे होगा, जैसे ये फाई में यहां से गया और इधर जैसे फाई चेंज हो रहा है इसे, तो मान लो यहां पे पहुंच गया, यहां पे पहले यहां पे था, यहां पे पहुंच गया, तो इधर भी आर्क बनेगा, इधर भी चाप बनेगा, ये चाप बनेगा, और ये जो एंगल चेंज होगा, एंगल में जितना चेंज होगा वो होगा डी फाई। तो वो ऐसे समझ लो आप इसको, ये है, ये डी फाई चेंज हुआ, और जो रेडियस है यहाँ पे, ये त्रिज्या एक तरीके से ये लेमडा है, ये लेमडा, तो ये जो आर्क बना, ये आर्क कितना आया, लेमडा डी फाई, और लेमडा डी फाई क्या होगा, लेमडा डी फाई क्या आएगा, दिख तो रहा ना ये, लेमडा डी फाई क्या आएगा, लेमडा है आपके पास में क्या, आर साइन थीटा, तो ये होगा आर साइन थीटा, थीटा नहीं एक्चुअल में डी फाई, आर साइन फाई डी फाई। एक चीज इसमें चेंज करना है, ये लेमडा का वैल्यू आर साइन फाई है, थीटा नहीं है, ये शायद मिस्टेक से मैंने कर दिया इसको, आर साइन फाई है क्योंकि यहाँ पे एंगल फाई है ना, तो आर साइन फाई आएगा, तो ये आर साइन फाई डी फाई, एक सेकेंड सॉरी, ये आर साइन थीटा, ये आर साइन थीटा है, सॉरी ये आर साइन थीटा है, अभी मैंने मिस्टेक कर दी,
ये पहले ठीक था, आर साइन थीटा डी फाई, ये आ रहा आर साइन थीटा डी फाई, ये किस चीज की वैल्यू आ रही है, ये आ रहा फाई डायरेक्शन में जो चेंज हुआ है वो, तो फाई डायरेक्शन में जो चेंज हुआ है वो है ये, तो फाई डायरेक्शन में चेंज हुआ वो है ये थीटा में हो गया, आर में हो गया, फाई डायरेक्शन में जो चेंज हुआ वो है आर साइन थीटा डी फाई, ये प्लस, तो इस तरीके से ये तीनों टर्म मिलके डीएल वेक्टर मिलता है अपने को। ये इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, इसको वैसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट मैं बता दे रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे जो मैंने अभी कहानी समझाई ना, वो ये है कि जैसे यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ पे आया, तो ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आएगा, जैसे यहाँ से यहाँ पे पहुँचा, तो ये जो आर्क बनेगा ये वाला आर्क, इसकी बात कर रहा था, ये डी थीटा एंगल होगा, नीचे जाएगा इधर से इधर, तो ये डी फाई एंगल बनेगा, ये डी फाई, वो वहाँ से कैलकुलेट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये जो मैंने बताया ये यहाँ से मिल रहा था। अब मैं ग्रेडियंट डाइवर्जेंस की बात कर लूँ, चलो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये कहाँ से आया, ठीक है, मतलब इसको कोई पूछेगा नहीं आपसे, लेकिन मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम लोग किसकी बात करें, अब बात करें ग्रेडियंट की। सबसे पहले ग्रेडियंट देखो, ग्रेड फाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, इसको डेल वेक्टर डॉट फाई भी लिखते हैं, अदिश क्षेत्र का कैलकुलेट करते हैं, स्केलर क्वांटिटी का होता है ये, और इसका फॉर्मूला होता है E1 कैप अपॉन H1 डेल फाई बाई डेल U1 प्लस E2 कैप बाई H2 डेल फाई बाई डेल U2 प्लस E3 कैप बाई H3 डेल फाई बाई डेल U3। ये होता है H1 H2 H3 की वैल्यू पता है आपको, ये रहा 1 आर साइन थीटा, और U1 होता है R, U2 होता है थीटा, और U3 होता है फाई। अब देखो एक चीज में, नीचे भी फाई आ जाएगा ऊपर भी फाई आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे एक चीज चेंज कर देता हूँ। ये स्केलर क्वांटिटी है ना, अदिश राशि, इस अदिश राशि को किसी दूसरी चीज से लिख देते हैं हम लोग, उसको साई से लिख देते हैं। साई से इसलिए लिख देते हैं क्योंकि नीचे थीटा और फाई भी आता है नीचे, तो फिर दोनों फाई फाई एक सेम चीज है, पता नहीं चलेगा किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसको मैं साई से लिख देता हूँ, यहाँ से साई से लिख देता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, हेलो, गुड इवनिंग सर। मैं वापस कॉल करता हूँ, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आधे घंटे बाद में करता हूँ। ठीक है सर। ओके, हाँ जी। तो ये साई क्या है, स्केलर क्वांटिटी, अदिश क्षेत्र है, अदिश क्षेत्र है, स्केलर फील्ड है ये, ठीक है। अब देखिए ग्रेड फाई साई है, ये भी साई है फिर, क्योंकि सब साई के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ग्रेड साई अगर हम लोग स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैलकुलेट करें तो ये आपको मिलेगा क्या, E1 कैप को तो आर कैप लिख सकते हो या ई आर कैप, तो ये तो हो जाएगा आर कैप। H1 है 1, तो 1 है ये। दूसरा ये डेल साई बाई डेल U1 क्या है, R है, प्लस E2 कैप है थीटा कैप, H2 है आपके पास में R, H2 है R, तो H2R आ जाएगा। फिर डेल साई बाई डेल U2 का मतलब हो गया थीटा, फिर E3 कैप हो जाएगा फाई कैप अपन H3 R साइन थीटा। H3 का वैल्यू क्या है, R साइन थीटा, H3 है R साइन थीटा, और डेल साई बाय डेल U3 है आपके पास में R थीटा और फाई आ गया है ना, U3 R, ये आ गया आपके पास में फाइनली ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट मिल गया आपको, ग्रेड फाई का जो फॉर्मूला, ग्रेड साई लिख दिया मैंने इसको, तो ये आपको मिल गया R कैप डेल साई बाई डेल R प्लस थीटा कैप 1 अपॉन R डेल साई बाई डेल थीटा प्लस फाई कैप 1 अपॉन R साइन थीटा डेल साई बाई डेल फाई, ठीक है।
आप चाहो तो इस साई को बाहर भी ले सकते हो, लेकिन इस तरीके से लिख दिया जाता है। ये आपको मिल गया ग्रेडियंट। अब डाइवर्जेंस का फॉर्मूला लिखेंगे, फिर डाइवर्जेंस कैलकुलेट कर लेंगे, फिर कर्ल कैलकुलेट कर लेंगे। सब कुछ हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जो बाकी बची हुई चीज़ें हैं शायद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ही हो पाएगी। तो अभी बाकी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ही करते हैं, क्योंकि ये ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है, ये टाइम कंप्लीट हो गया है। तो बाकी जो ग्रेडियंट तक यहाँ तक कर लेते हैं, आगे की चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, ओके।